सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हो। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 8 भारत दर्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, शीर्षक का नाम है भारत दर्शन डायरी के पन्नों से। तो इस पाठ में हम डायरी के कुछ पन्नों के द्वारा भारत के अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों के बारे में जानेंगे। इस पाठ में शैक्षिक भ्रमण के द्वारा भारत का दर्शन करवाया गया है। भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को बीच बीच में शिक्षामूलक भ्रमण में ले जाया जाता है। आप लोग भी गए हो। अगर नहीं गए हो तो अगली बार अपने अपने स्कूल से रिक्वेस्ट करना कि वो आप लोगों को एक शैक्षिक भ्रमण में लेकर जाए। तो इस पाठ में 8वीं कक्षा के 20 विद्यार्थी सहित 2 शिक्षक अपने स्कूल के ओर से भारत भ्रमण में जाते हैं और रमेन नामक छात्र उन अनुभवों को अपनी डायरी में समेटने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर डायरी शब्द का उल्लेख हुआ है। तो क्या आप जानते हो डायरी लेखन क्या होता है? डायरी में निजी अनुभव, प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा, संपर्क में आए नए व्यक्तियों, नए अनुभवों, नए स्थानों या नई घटनाओं आदि का संक्षिप्त विवरण होता है। जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है तो उसे डायरी लेखन कहते हैं। इस पाठ में भी हम रमेन की डायरी के कुछ पन्नों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम भारत की सैर करेंगे। आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ को। 30 सितंबर 2011। आज हम बहुत खुश थे। हमारी कक्षा के 20 विद्यार्थी विद्यालय की ओर से भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे। हमारे साथ विज्ञान शिक्षक भवेन नर्सरी सर तथा अंग्रेजी की शिक्षिका दीपाली पेगू मैडम भी जा रही थी। सफ़र के लिए ज़रूरी सारा सामान मैंने कल ही अपने बैग में रख लिया था। माँ ने एक छोटे डब्बे में कुछ ज़रूरी दवाएं भी रख दी थी। सुबह 7:35 बजे की गाड़ी थी। माँ, पिताजी और दादाजी मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे। तो ये 30 सितंबर 2011 की बात है। रमेन बहुत खुश था क्योंकि वह घूमने जा रहा था। आप लोग भी बहुत खुश होते होंगे अगर कहीं नई जगह घूमने जाते हो तो खुश होते हो ना। तो एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है। ठीक उसी तरह रमेन और रमेन के साथ जाने वाले बच्चों को भी था। तो वे लोग कुल 22 जन थे। इनके साथ उनमें से 20 विद्यार्थी और विज्ञान शिक्षक यानी साइंस टीचर भवेन नर्सरी सर और अंग्रेजी शिक्षिका यानी इंग्लिश टीचर दीपाली पेगू मैडम जा रहे थे। रमेन ने जाने के पहली रात को अपना ज़रूरी सामान बैग में रख लिया था और रमेन की माँ ने कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी दे दी थी। हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी पैकिंग पहले से ही कर लेते हैं और ज़रूरत के सामान को भी बैग में रख लेते हैं। तो उसी तरह रमेन ने भी यही किया ताकि हम कुछ भूल न जाए और याद रहते ही सब रख लेते हैं। उनकी सुबह 7:35 की गाड़ी थी। रमेन को छोड़ने उसके माताजी, पिताजी और दादाजी गए थे। चलो आगे पढ़ते हैं। हमारा पहला सफ़र गुवाहाटी से कोलकाता तक का था। मैंने सभी को बाय बाय कहा और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर कब सरायघाट पुल तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं चला। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने इस पुल पर से होकर गुजरने का आनंद भी अनोखा था। कुछ ही देर बाद रेलगाड़ी में अलग अलग अंदाज में आवाज़ लगाते हुए फेरी वालों का आना जाना शुरू हो गया। गरम चटपटे चने खा लो, बादाम ले लो बादाम, सस्ता मीठा फल ले लो जैसी आवाज़ों ने भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआती दस्तक दी थी। हंसी और आनंद के माहौल में समय गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम होने से पहले हम असम की सीमा से बाहर निकल चुके थे। अब फेरी वालों की आवाज़ों में बांग्ला भाषा की मिठास घुलने लगी थी। तो उनका पहला सफ़र शुरू हुआ गुवाहाटी से कोलकाता की ओर। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा पूर्वोत्तर भारत का मुख्य शहर है। धीरे धीरे उनकी यात्रा शुरू हुई और उन लोगों ने सरायघाट पुल को क्रॉस किया। सरायघाट पुल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। अब रमेन रेल के सफ़र का आनंद उठाने लगा। शाम तक वे असम की सीमा को
सीमा से बाहर निकल चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ पहुँचे। 1 अक्टूबर 2011 सुबह के शोरगुल से हमारी आंखें खुली। हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके थे। हम सभी ने अपना अपना सामान उठाया और एक एक कर उतरने लगे। हम में से कई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। कई बार तो हमें सड़क पार करने में भी काफ़ी कठिनाई हुई। दिन भर में हमने राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि देखे। शहर के बीचों बीच पटरियों पर चलने वाले ट्राम को देखने का अनुभव भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। भूमिगत रेल के सफ़र ने तो मुझे और भी रोमांचित किया। नर्सरी सर ने हमें बताया कि कोलकाता की मेट्रो रेल भारतीय रेल द्वारा संचालित देश में सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि आज रात की ही गाड़ी से हमें पुरी के लिए रवाना होना था। हमने रात के लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से अगली यात्रा शुरू की। हावड़ा के शोरगुल से निकलकर गाड़ी अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। तो अब वे 1 अक्टूबर 2011 की सुबह वे लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 30 सितंबर 2011 को उनकी यात्रा शुरू हुई थी। अब वे 1 अक्टूबर 2011 की सुबह हावड़ा स्टेशन पहुंचे। तो पहला जो उनका दर्शन स्थल था वो हावड़ा स्टेशन था। तो सभी लोग उतर गए। हावड़ा स्टेशन कोलकाता शहर का रेलवे स्टेशन है। यह भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो उन लोगों ने कोलकाता शहर के कुछ जगहों के दर्शन किए। आप लोग जानते हो कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और कोलकाता की मेट्रो रेल सबसे पुरानी यातायात प्रणाली है। तो उन लोगों ने कोलकाता शहर के कुछ जगहों के दर्शन किए, जैसे राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि। तो मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अजायब घर क्या है, बिरला तारामंडल क्या होता है, हावड़ा पुल के बारे में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में क्या है, विद्यासागर सेतु, इन सभी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। अजायब घर को हम इंग्लिश में म्यूज़ियम के नाम से जानते हैं, या म्यूज़ियम कहा जाता है अजायब घर को। वह स्थान जहाँ एक या अनेक प्रकार की ऐतिहासिक या कला कौशल संबंधी वस्तुओं का संग्रह हो। तो कोलकाता में भी राष्ट्रीय अजायब घर है, जहाँ पर ऐतिहासिक या पुराकालीन कला कौशल संबंधी या विभिन्न प्रकार की अद्भुत या विलक्षण वस्तुएं संग्रहित हैं। और बिरला तारामंडल एक एरोस्पेस केंद्र है। बिरला तारामंडल एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। भारत के 2 अन्य तारामंडल चेन्नई और हैदराबाद में हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ब्रिटिश कालीन स्मारक है, यानी ब्रिटिश ने इसे बनवाया था। यह स्मारक इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। हावड़ा पुल हुगली नदी के ऊपर बना एक कैंटिलीवर सेतु है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। यह अपनी तरह का 6वां सबसे बड़ा पुल है। सामान्यतः प्रत्येक पुल के नीचे खंभे होते हैं, जिन पर वह टिका रहता है, परंतु यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, 2 नदी के एक तरफ और 2 नदी के दूसरे तरफ। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर निर्मित ये दूसरा पुल है। विद्यासागर सेतु भारत में सबसे लंबा तारों पर टिका पुल है। यह एशिया का सबसे लंबे पुलों में से एक पुल है। इस पुल का नाम शिक्षा सुधारक पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया था। तो इतनी सारी जगहों के दर्शन करने के बाद भी रमेन की घूमने की इच्छा अधूरी ही रह गई, क्योंकि रात को लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से वे लोग अगली यात्रा के लिए रवाना हो रहे थे। तो आगे पढ़ते हैं वे लोग किस जगह के लिए रवाना हुए।
2 अक्टूबर 2011 सुबह लगभग 8 बजे हम पुरी स्टेशन पर उतरे। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुंचे। अपार नीले समुद्र में उफनती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। वहां से हम चिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हमने झील में नौकायन का आनंद भी उठाया और स्वच्छंद रूप से तैरते हुए डॉल्फिनों को भी देखा। अब वे लोग 2 अक्टूबर 2011 की सुबह 8 बजे पुरी स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक नगर है। पुरी केवल धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि समुद्र तट के कारण भी प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथपुरी भी एक है। 4 धामों के नाम हैं द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम यानी कि 4 तीर्थ स्थल हैं। उन लोगों ने जगन्नाथ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वे लोग समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन लोगों ने अपार नीले समुद्र में उफनते लहरों का मजा लिया। रमेन के लिए ये दृश्य बहुत ही रोमांचक भरा था। उसके बाद वे लोग चिल्का झील देखने के लिए रवाना हो गए। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी वाला समुद्री झील है। यह समुद्री का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है। खारा यानी कि नमकीन। और आपको तो ऐसे भी पता होगा कि सागर का पानी नमकीन ही होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इस झील में उन लोगों ने तैरते हुए डॉल्फिन और नौकायन का भी आनंद उठाया। अब आगे देखते हैं वे लोग किस जगह के लिए रवाना हुए। 3 अक्टूबर 2011 आज हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा। इसे करीब से देखने के बाद लगा कि भारत का इतिहास वास्तव में कितना गौरवशाली रहा है। सूर्य के रथ के आकार में बना ये भव्य भवन हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। कोणार्क के बाद हमने कलिंग का रण क्षेत्र भी देखा, जहां सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। उसके बाद हमने उदयगिरी और खंडगिरी की विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं भी देखी। दोपहर 3 बजे हम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हमें कोणार्क एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना होना था। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ बहुत गर्मी थी। भुवनेश्वर से बाहर निकलने के बाद जब हमारी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदानों से होकर गुजरने लगी तो बाहर की स्वच्छ हवा ने हमें काफ़ी राहत दी। कुछ ही देर बाद फल, ककड़ी और दही आदि लेकर फेरी वाले आने लगे। बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा पहने व सांवले वर्ण के लोग जो बोलते उसे कुछ इशारों से और कुछ असमिया से मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे। हम में से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाया और कुछ ने फल वगैरह भी खरीदे। तो 2 अक्टूबर 2011 को वे लोग पुरी स्टेशन पहुंचे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथपुरी और चिल्का झील का दर्शन किया था। अब वे 3 अक्टूबर 2011 को उड़ीसा में ही स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने के लिए गए। ये सूर्य मंदिर रथ के आकार में बना एक भव्य भवन है जो हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उसके सूर्य मंदिर देखने के बाद वे लोग कलिंग के रण क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने कलिंग के रण क्षेत्र यानी कि जहाँ सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद वे खंडगिरी गुफाएं भी दर्शन किए। ये गुफाएं भुवनेश्वर में स्थित दो पहाड़ हैं जो लगभग एक ही समान के हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं द्वारा किया गया है। इसीलिए आपने भी देखा होगा यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि उदयगिरी और खंडगिरी विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं। तो लगभग ये इन सब के दर्शन करने के बाद वे लोग लगभग 3 बजे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ से
उनकी कोणार्क एक्सप्रेस जो मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। तो वे लोग, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर महीना, यहाँ पे दिनांक मेंशन किया गया था, तो वहाँ पे डेट जो मेंशन किया हुआ था वो अक्टूबर महीने का था। तो हम ऐसे जानते हैं कि अक्टूबर महीने में ठंड का मौसम होता है, लेकिन वे लोग उड़ीसा गए थे, वहाँ पर गर्मी, उस महीने में भी बहुत गर्मी थी। तो भुवनेश्वर से बाहर निकलते ही जब उनकी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदानों से गुजर रही थी तो उन्हें काफ़ी हवा मिल रही थी। फेरी वालों का ट्रेन में आना शुरू हो गया था। वे लोग फल, ककड़ी और दही आदि लेकर ट्रेन में आने लगे थे और अपने ही लोकल लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। और उन्होंने बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा पहना हुआ था। तो रमीन और उसके दोस्त इस भाषा को समझ पा रहे थे। जैसे कि उड़ीसा की भाषा, राज्य भाषा है उड़िया। तो उड़िया असमिया और बांग्ला भाषा से बहुत मिलती जुलती है। तो इसी कारण रमीन और रमीन के दोस्त इस भाषा को इशारों से और भाषा की बोलने के कारण उस भाषा से समझ पा रहे थे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। उसके बाद रात के लगभग 10:30 बजे वे लोग विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे। विशाखापट्टनम कहाँ है बच्चों, पता है आप लोगों को? ये आंध्र प्रदेश में है। तो वे लोग, इसी से हम बोल सकते हैं कि वे लोग नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट उन लोग दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाया। जैसे कि वे लोग दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं तो वहाँ का फेमस जो खाना है, फूड है, वो इडली और डोसा है। आप लोगों को पता होगा, किसी किसी को तो पसंद भी होगा इडली डोसा खाना। तो उन्हीं में से कुछ बच्चे प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाए और कुछ ने फल वगैरह खरीदा। अब देखते हैं दक्षिण भारत में उन्होंने कौन से जगहों की दर्शन किए। 4 अक्टूबर 2011, आज सुबह जब आँख खुली तो हम विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। बाद में हमें गुरुजी ने बताया कि ये रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ हमारे डिब्बे से कई यात्री उतरे और नए यात्री सवार हुए। वे आपस में तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वहाँ से चलने के बाद हम हैदराबाद शोलापुर होते हुए रात को लगभग 12 बजे पुणे पहुँचे। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर शिवाजी महाराज के जीवन एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। मायानगरी मुंबई के करीब पहुंचने के रोमांच के साथ में सोने का प्रयास करने लगा। तो वे लोग 4 अक्टूबर 2011 की सुबह विजयवाड़ा पहुंच गए। विजयवाड़ा यानी कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो रमीन और उनके दोस्तों को टीचर ने बताया कि विजयवाड़ा में जो रेलवे जंक्शन है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और इस डिब्बे में रमीन और रमीन के दोस्तों ने देखा, इस डिब्बे में से कई यात्री उतर रहे थे और कई नए यात्री सवार हो रहे थे और वे लोग आपस में तेलुगु भाषा में बात कर रहे थे। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। वहाँ से चलने के बाद वे लोग हैदराबाद शोलापुर होते हुए रात को लगभग 12 बजे पुणे पहुँच गए। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर शिवाजी महाराज के जीवन और मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। मायानगरी मुंबई के करीब पहुँचने के साथ साथ रोमांच के साथ साथ रमीन सोने का प्रयास करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की सैर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक इस पाठ का जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। और रमीन के डायरी के पन्नों से हमने भी बहुत सारे जगहों की सैर की। शायद से आप लोगों को भी ये सैर करना अच्छा लगा होगा। आप लोग भी कभी घूमकर आइए। इन जगहों के बारे में आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल ही गया होगा। तो आप लोग भी इस जगह पर जाएंगे तो आप लोगों को और भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।